और आसपास क्षेत्र के 42 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देश को हिलाकर रख देने वाला शहर का सबसे चर्चित 48 साल पुराना नसबंदी कांड राज्यसभा में गूंजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों का दावा करने वाले याद करे कि मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ था। ये बहुत सी पार्टियां जो उनके साथ बैठी हैं, वो अल्पसंख्यकों की आवाज होने का जरा दावा करते हैं, बड़े ज्यादा चिल्ला करके बोलते हैं। क्या कोई मुजफ्फरनगर और तुर्कमान गेट वहां अल्पसंख्यकों के साथ इमरजेंसी में क्या हुआ था जरा याद करने की हिम्मत करते हैं क्या? बोलने की हिम्मत करते हैं क्या? मुजफ्फरनगर की मीनाक्षी चौक के ठीक सामने खालापार है। यहाँ गली की मुहानी से 100 मीटर दूर ही आपातकाल की वो काली यादें दफन है, जिसका जिक्र कुछ दिनों पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नई पीढ़ी के जिन लोगों को नहीं पता कि पीएम मोदी की इस सनसनीखेज बयान के बाद आखिर क्या है खालापार के गोलीकांड की सच्चाई, हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर 48 साल पहले हुए इस बर्बर गोलीकांड पर पीड़ितों के परिजनों के साथ तफ्तीश की। तो पाया कि दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, तो जुबानों पर उस कांड की बर्बरता की गवाही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों खालापार मुजफ्फरनगर का जिक्र किया? क्यों उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने किसी भी गोलीकांड की आज तक जांच पूरी नहीं होने दी? दरअसल हम आपको बताते हैं कि क्या था पूरा मामला। मैं इस दफे मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर हूं और ठीक इसके सामने खालापार है। इस खालापार में एक शहीद स्मारक है। वो शहीद स्मारक है 1975 में जब कांग्रेस शासित सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू की थी और नसबंदी अभियान जोरों पर चलाया था। उस नसबंदी अभियान के विरोध में इस खालापार में अक्टूबर में एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने गोली चलाई और 45 लोगों की मौत हो गई थी। उन्हीं 45 लोगों की याद में वो शहीद स्मारक खालापार में बना हुआ है। खालापार मुजफ्फरनगर का वो इलाका है जो 2014 के दंगे में भी बहुत नामी रहा था और अपने तरीके से नाम खालापार को मुजफ्फरनगर में पहचाना जाता है। अब हम चलकर आपको दिखाएंगे क्या स्थिति उस शहीद स्मारक की है, लोग क्या सोचते हैं और क्या उनकी स्थिति है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने जितने भी गोलीकांड हुए उसकी जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे फिर वो मुरादाबाद हो, चाहे वो फिर मेरठ हो या फिर मुजफ्फरनगर हो। आइए चलते हैं और देखते हैं हम कैसा है उस शहीद स्मारक का हाल और क्या सोचते हैं आज 38 साल बाद उस शहीद स्मारक के लोग। क्योंकि 38 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर ये बात उठाई तो फिर से पुराने जख्म हरे हो चुके हैं। पार के बाहर शहीदों के नाम लिखे हैं। शहीद चौक का पत्थर बहुत मुश्किल से चमकता है। बेहद बुरी हालत है इस पार की। बाहरी बाउंड्री पर लकड़ी के चौखट बेचने वालों का कब्जा है, तो अंदर ट्यूबवेल बनाने के नाम पर नगर पालिका ने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं। शहीद पार्क के बाहर ही दिया लगाए बैठे मोहम्मद इजहार मिले। गोलीकांड का जिक्र करते हुए बोले कि हाँ, मैं चश्मदीद हूँ उस कांड का। एक बात बताओ, जब ये गोलीकांड हुआ था नसबंदी को लेकर जी, अब आपकी उम्र क्या है? इतना बड़ा था ना, इतना बालक थे 10-1 साल के। देखा था वो गोलीकांड? हाँ, मैं वहाँ खड़ा था सामने अपनी गली में। और कहाँ हुआ था वो गोलीकांड? यहाँ तो पब्लिक थी। अच्छा। उधर पुलिस थी, चौराहे पे पुलिस थी। अच्छा। गोली चल रही थी खूब दमादम। अच्छा, मर रहे थे तो क्यों चली गोली? पीएससी ने चलाई थी? कितने चलाई? हाँ, पुलिस थी साथ में, डीएम साहब थे। अच्छा। एक इतना बड़ा बम इस आदम मस्जिद में फेंका था उन्होंने। तो बड़ा अन्याय हुआ तो बहुत ज्यादा। कर्फ्यू आदमी भी नहीं बोल सके था। बड़े पुलिस। किसकी सरकार थी? उस टाइम मेरे ख्याल से कांग्रेस की थी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। जांच हुई, सजा मिली कि नहीं पुलिस? कुछ नहीं। ये देखिए हाल मैं दिखाना चाहूंगा कि कुल मिलाकर इसमें शहीदों के नाम लिखे हैं। ये जो मालाएं टंग रही हैं उसके पीछे, क्योंकि ये बैरिकेडें हैं, इसमें पूरी फेंसिंग लगी हुई है
और यहाँ बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर भी है। अंदर जाना का रास्ता कोई है ही नहीं, सब बंद है यहाँ पर। और उसमें पहला नाम सलीम पढ़ रहा हूँ, इश्तियाक पढ़ रहा हूँ, इकबाल पढ़ रहा हूँ, यही समझ में आ रहे हैं। और बाकी उर्दू में है। कुल जमा 16 नाम इस पे लिखे हैं। और बीच में लिखा है शहीद चौक। 1976 की यह घटना है। 1976 में ही शहीद चौक बना दिया, पार्क भी उस नाम पर है। लेकिन आज तक इस पार्क की दोनों तरफ सिर्फ 3 ट्रांसफार्मर इसके बाहर लगे हैं, जहाँ शहीद चौक बना हुआ है, 4 बल्कि। और इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। और ये कबाड़ मार्केट भी कहा जाता है खाला पार्क को, और कबाड़ भी इसके सामने यहाँ लगा हुआ है कुल मिलाकर। अब मैं यहाँ के लोगों से जानूंगा कि क्या 38 साल बाद उनके जख्मों को, जो जख्म मिले थे, उनको न्याय मिल पाया? जो उनके साथ अन्याय हुआ था उन्हें न्याय मिला? क्या क्या हुआ था विस्तार से बताओ, आंखों देखी। उस टाइम में तो गोलियां चल रही थी। हाँ, नसबंदी को लेके फिर नसबंदी कांड पे जबरदस्ती कर रहे थे। जबरदस्ती मामला था नसबंदी, जबरदस्ती पकड़ के ले जाने थे और ले जाके अस्पताल में उनकी नसबंदी करते थे। उसके विरोध में जो है लोग बाग मीनाक्षी चौराहे पर इकट्ठे हुए। मैं पीछे को रेड़ा निकाल के अपने घर पहुंचा। मैं भी आया उसमें झगड़े में जो है। वो सामने देख रहे ना तुम, एक बहुत बड़ा थम खड़ा था। आंसू गैस का गोला जब मेरे पैरों में आके पड़ा और उसमें से जो धुआं निकलना शुरू हुआ है और आंखों में से जो है पानी टपकना शुरू हुआ है, मैं तो अपने घर भाग गया था। गोलियों की आवाज आ रही? गोलियां खूब चली, दबा के चली। कितने घंटे चली? कम से कम भी 1-1.5 घंटा गोलियां चली। इसके बाद हमें मिले दिलशाद ठेकेदार, जिनके पिता इनाम ठेकेदार ने इस कांड का विरोध किया था और पीड़ितों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी। अभी इनाम ठेकेदार तो नहीं रहे, लेकिन हमें यही मिले मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष तारिक कुरैशी। तारिक कुरैशी ने भी माना कि ये बर्बर कांड था, मगर उनका कहना है कि सरकार ने ये गोली नहीं चलवाई थी। आइए कुछ और लोगों से मिल लेते हैं। ये पहलवान साहब यहाँ के बड़े लोकप्रिय आदमी हैं, क्या नाम लिखते हैं? दिलशाद पहलवान। दिलशाद पहलवान हैं। और ये अंदर ले जा रहे हैं हमें, जहाँ पीड़ित थे सब लोग। ये बड़े मियाँ हैं। सन 1976 में ये गोली कांड हुआ था। तब मैं स्टूडेंट था, पढ़ के निकल रहा था और इतना प्रौढ़ था कि उसको अच्छी भली भांति समझ सकूं। ये गोली कांड जो था विशुद्ध रूप से यहाँ जो ब्रजेंद्र यादव डीएम थे उस वक्त तत्कालीन, नाम था ब्रजेंद्र यादव, जहाँ तक मुझे नाम आ रहा है, ब्रजेंद्र दादा के नाम से मशहूर थे। अब वो यादव थे या कुछ और थे, क्योंकि 50 साल पहली है और मैं भी उस वक्त कम अवस्था में था, तो मुझे वो याद नहीं है। तो ये टोटल उनकी मानसिकता जो इस मोहल्ले के प्रति रही, उसका दुखद परिणाम था, जो उन्होंने जो एक भयंकरता के रूप में सामने आया था। उसमें इसका ताल्लुक इमरजेंसी से नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में जो ये लोग सिर्फ बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो लोग कथाकथित कर रहे हैं। कांड की तो निंदा करते हैं आप लोग? हाँ, सब करते हैं निंदा में। तो वो उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी ना कांग्रेस इन्वॉल्व थी, उसमें टोटल उस वक्त का प्रशासन का मामला था। हम निकल पड़े इस कांड के पीड़ितों के परिजनों और रिश्तेदारों से मिलने। अब बारी दिलशाद ठेकेदार की थी। वो हमें कई जगह ले गए। वो हमें कालापार की 24 घंटे खुलने वाली बाबू चाय वाले की दुकान पर ले गए। बाबू हमें दुकान पर ही मिल गए। बाबू के ताया मोहम्मद आदिल को इस कांड में 303 की गोली लगी थी। बाबू ने हमें बताया कि कई महीनों तक उनका इलाज चला, मगर कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। और में बाबू भाई की चाय पीने के लिए लोग रात भर आते हैं, दिन भर आते हैं। इनकी चाय बड़ी फेमस है। और बाबू भाई के ताया यानी कि ताऊ इस गोलीकांड में मारे गए थे। आप तो बच्चे ही रहे होंगे तब? छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो ताऊ उसमें चल बसे थे, गोली लगी थी? पैर में लगी थी गोली, काफी टाइम जिंदे रहे, उसके बाद चल बसे थे। अच्छा, सेप्टिक हो गया था? हाँ, मोहताज हो गए थे। कितने साल बाद डेथ हुई इनकी? कम से कम 10-12 साल के बाद डेथ हो गई थी। तो उनके बच्चे कहाँ गए? उनके एक बच्चा मर गया, 2 बच्चे हैं। अच्छा, अब कहाँ हैं वो बच्चे? तो फिलहाल तो मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, कहीं में है? हाँ, यहीं रहे। तो कैसे हुआ था, क्या बताते थे वो ताया? तो ताया बताते थे कि हम इधर खड़े हुए थे, एक तरफ आके तो गोली लगी, फिर हमें नहीं पता, हम कहाँ बड़े अस्पताल रहे काफी टाइम। उसके बाद में घर पड़े रहे, फिर मुद्दा भी गुजर गई काफी टाइम, उसके बाद इंतकाल हो गया। फिर हमें ठेकेदार फक्कर शाह चौक के पास रहने वाले मोहम्मद इस्लाम के घर ले गए।
इस्लाम ने बताया कि घर में अब मैं ही हूँ। इस कांड में मेरे चाचा इकबाल को गोली लगी थी। पुलिस उन्हें घायल अवस्था में ही घर से उठाकर ले गई और उन्हें कभी नहीं देखा, न ही उनकी लाश मिली। हमारे भाई ठेकेदार साहब जो हैं, अब असली विक्टिम जो हैं, इस्लाम के चचा इकबाल इसमें शहीद हो गए थे, इनके घर लेके आए। इस्लाम भाई, कितनी उम्र रही होगी जब आपके चचा जान गए? 16 साल की उम्र थी। 16 साल। और चचा कितने बड़े थे? मैं तो मतलब बराबर के थे, 15-16 साल के हुए थे जब उनके गोली लगी थी। गोली लगी थी? कहाँ गोली लगी उनके? उनके कुल्ले में लगी थी। डेथ हो गई थी? जी हाँ। आर पार हो गई थी? हाँ, आर पार हो गई थी गोली। जिधर गोली गली थी उधर ज्यादा चौड़ा था और जहाँ को बस वो गोली का निशान था। यह सांस चल रहा था, पुलिस गाड़ी में घेर के ले गए थे। नाम क्या था चाचा का तुम्हारा? इकबाल। इकबाल बताया। अच्छा, जब तक तो शादी हुई ना होगी? नहीं। अच्छा, तो तब तुम्हारे दादा जिंदा थे? जी, दादा जिंदा थे। यहाँ तो जबरदस्ती दरवाजा खोल पुलिस ले गई थी, उठा के पीएससी वाले। किसे? गाड़ी में घेरा था यूं पकड़ के। कौन? पुलिस वालों ने, पीएससी वालों ने। किसको? बालू को। बालू जो चचा थे, इकबाल और बालू नाम था? जी। अच्छा, मरने के बाद? जी, मरने के बाद क्या सांस चल रहा था उनका, गाड़ी में ले गया था। आलू पता ही नहीं चला था। नहर में गिरा, भट्टी में जलाया, कहाँ जलाया पता नहीं। बॉडी नहीं मिली? बॉडी नहीं मिली थी। तलाशा? जी, तलाश करी थी? तलाश क्या करती, कर्फ्यू लगा दिया था, पुलिस निकलने दे रहे थे कोई पुलिस वाले। अच्छा जी। हमारे को छीन के ले गई थी पुलिस। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं कि जाति इतनी हुई थी? हाँ सही। उनका तो एहसान है कि भाई साहब, अगर उन्होंने बात हमारी इतने 49 साल के बाद अगर उन्होंने बात उठाई, उनका एहसान है हमारे पे। ये तो बात भूल बैठे थे। असली महल्ला तो सन 76 को बुलाने वाला ये है। सन 76 के बारे में मैं कह रहा, मेरे वालिद खुद जितने भी थे सब वे लड़े यहाँ पे। उन्होंने ये शुरू भी यहीं से हुआ और खत्म भी यहीं से हुआ। तो लोगों ने ये उन्होंने अगर ये बात उठाई, उनका एहसान है हमारे पास, उनका एहसान भूला नहीं जाएगा। मैं इस समय खाला पार के बिल्कुल सामने पीर जादगान में हूँ। पीर जादगान जहाँ ये पार्क है, इसकी बाउंड्री तो खाला पार से शुरू होती है, लेकिन इसकी एंडिंग पीर जादगान में होती है। ये वो गलियां हैं जो सन 76 की उस गोलियों की तड़तड़ाहट की गवाह हैं। आज वो निशान तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने पुराने लोग हैं, जैसे भाई ने हमें बताया शुरू में कि ये 10 साल के बच्चे थे जब वो गोली कांड अपनी आंखों से देखा। ये वो गलियां हैं जिनमें अब नई पीढ़ी के ये नौजवान अब नौजवान हो चुके हैं, लेकिन जब ये नौजवान थे उस पीढ़ी में, तब इन्होंने वो गोली कांड देखा था। लेकिन जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कांड की याद दिलाई तो फिर से वो यादें ताजा हो गई। हमने यहाँ लोगों से जाना, पूछा और ये जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था तब। तो यही निकल कर सामने आया है कि बर्बरता की सारी सीमाएं उस समय यहाँ लागी गई थी। जो निर्दोष लोग यहाँ मारे गए थे, क्योंकि किसी भी योजना का विरोध करना एक संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। किसी भी सरकारी फरमान का विरोध करना, संविधान, भारतीय संविधान इन नागरिकों को वो सहूलियतें देता है कि अगर इन्हें पसंद नहीं कि ये कानून इनके हक में नहीं, तो उसका ये विरोध कर सकें। और शायद नसबंदी का विरोध 1976 में जो इनके बुजुर्गों ने किया, वो ही संविधान में प्रदत्त शक्तियां थी जो आम इंसान को, हिंदुस्तान की आवाम को, वो हमारा संविधान प्राप्त कराता है। लेकिन जो गोलीबारी हुई उसकी कड़वी यादें यहाँ के बड़े बुजुर्गों के जहन में, इनके बाप दादाओं ने वो कांड अपनी आंखों से देखा है। और अब यहाँ जो ये पत्थर और इस पार्क की दुर्दशा है, शायद हो सके हमारी इस रिपोर्ट के बाद नगर पालिका मुजफ्फरनगर की भी आंखें खुलें और इस पार्क का सौंदर्यकरण हो जाए। कुल मिलाकर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, ये सड़कें यूं ही दौड़ती रहेंगी, समय यूं ही बीतता रहेगा, सदियां हो जाएंगी, सैकड़ों वर्ष हो जाएंगे, लेकिन ये कांड की जब जब बरसी आएगी तो इन जैसे बड़े बुजुर्गों को इस कांड का याद रह रह कर आएगा। कुल मिलाकर खालापार की इन गलियों से, नसबंदी के विरोध में हुए इस गोलीकांड से और शहीद पार्क की इस दुर्दशा के साथ वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, खालापार, मुजफ्फरनगर। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू के छात्र ने पीएम मोदी के लिए खास